हाय एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। देन दूसरे नंबर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर एंड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, और लास्ट हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड इट्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, हम प्रीवियस वीडियो में यह डिस्कस कर चुके हैं कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक को, चाहे वो पोलर हो या नॉन पोलर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो पोलराइज हो जाता है। दैट इज, पोलराइज होने का क्या मतलब है? दैट इज डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। ओके, कैसे देखते हैं। मान लेते हैं ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है। पोलर डाइलेक्ट्रिक में जो मॉलिक्यूल्स है उनका अरेंजमेंट कुछ इस तरह का होता है। मॉलिक्यूल्स का परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन थर्मल एजिटेशन की वजह से ये रैंडमली अरेंज होते हैं इस तरह से, है ना। एज अ रिजल्ट नेट डाइपोल मोमेंट इसके अंदर 0 होता है। गॉट इट, है ना। ये सभी नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो गया इनमें। अब क्या होगा जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है डियर फ्रेंड्स, है ना। ये तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, ठीक, तो क्या होगा डियर फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड में है ये चार्ज पार्टिकल, तो इस पर फोर्स लगेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा प्लस क्यू ई, जो भी चार्ज हो, और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्या बोले डियर फ्रेंड्स, प्लस में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, है। नाउ इस फोर्स के वजह से क्या होगा, इन सभी जो छोटे छोटे डाइपोल्स है या कहें मॉलिक्यूल्स है, ये सभी अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देंगे। ये रोटेशन, है ना, ये टॉर्क, जो इन मॉलिक्यूल्स पर जो टॉर्क काम कर रहा है डियर फ्रेंड्स, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा होगा टॉर्क उतना ज्यादा काम करेगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में उतना ही ज्यादा अलाइन करेंगे। ये जो मॉलिक्यूल्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में उतना ही ज्यादा अलाइन करेंगे, है ना। होता क्या है सो देख लीजिएगा, ये जैसे ऐसे था, ठीक, तो ये डाइपोल मोमेंट था P, इसका रिजॉल्व पार्ट इधर इतना, इधर इतना, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तो क्या हुआ डियर फ्रेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या हुआ, ये थोड़ा सा टर्न हो गया, और हम लोग जानते हैं ये थोड़ा टर्न हुआ तो ये P इस डायरेक्शन में आ गया। अब क्या हुआ, टर्न होने से ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना डियर फ्रेंड्स, वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। वेक्टर है, वेक्टर किधर रहता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है किधर रहता है, बड़े कंपोनेंट वेक्टर की ओर होता है, तो ये थोड़ा इधर टर्न हो गया, मतलब कौन इससे दूर हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट से ये रिजल्टेंट दूर हो गया, यानी ये थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थोड़ा सा P बढ़ गया। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में थोड़ा सा P इंड्यूस हो गया, है ना। तो इस डिस्कशन से क्या पता चला कि जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो रहा है डियर फ्रेंड्स, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक में। अब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे जिसमें प्लस और माइनस चार्ज का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करेगा। ओके, अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो प्लस में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, इनमें थोड़ा सा सेपरेशन आ जाएगा, और इस तरह से डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इंड्यूस हो गया। अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बढ़ाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएंगे तो फोर्स जो काम कर रहा है Q वेक्टर E और माइनस Q वेक्टर E, तो E के बढ़ने से क्या हो जाएगा, फोर्स भी बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और फोर्स बढ़ेगा तो ये डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ जाएगा इधर इधर, है ना। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, पहले से थोड़ा सा ज्यादा और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा चार्ज में, है ना। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में P और
इंड्यूस हो गया। तो समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन डियर फ्रेंड्स? इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा, इक्वल के साथ कांस्टेंट जुटे, तो यहां पे कांस्टेंट अल्फा है, ये गलती से ए लिखा हुआ, अल्फा एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है कैपिटल ई। ओके, ये एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो अल्फा है, ये अल्फा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और इसको हम एटॉमिक या मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी के नाम से जानते हैं। ओके, तो व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड मॉलिक्यूलर और एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। ओके, नाउ अल्फा इक्वल्स टू एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट एब्सोल्यूट परमिटिविटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अल्फा का यूनिट और डायमेंशन क्या होगा, तो चलिए डिस्कस करते हैं। P का डायमेंशन डियर फ्रेंड्स क्या होता है? P इज नथिंग बट Q टाइम्स 2L। ओके, Q का AT होता है और L का L होता है। एप्सिलॉन नॉट का SI यूनिट क्या हो जाएगा? तो एप्सिलॉन नॉट का m-1 L-3 T का पावर 4 A2 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? M L T-3 A-1। ओके, ये सभी को जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका देखिएगा L क्यूब आ जाएगा, है ना। तो अल्फा का डायमेंशन क्या है? वॉल्यूम के डायमेंशन के बराबर है। तो अल्फा का यूनिट हम SI यूनिट क्या लिख सकते हैं? मीटर क्यूब लिख सकते हैं। ओके, तो आप आई होप कि आप सीख गए कि एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी क्या है। तो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, है ना, विच इज इक्वल टू इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसका यूनिट होता है मीटर क्यूब, डायमेंशन होता है L क्यूब। नाउ डियर फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर। क्या है ये इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर? तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक। आई रिपीट, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर इज the induced electric dipole moment per unit volume of polarized dielectric। polarized dielectric के यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है उसे ही इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर कहते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डिनोटेड बाय कैपिटल P। मान लेते हैं डियर फ्रेंड्स कि ये एक डाइलेक्ट्रिक है, ये एक डाइलेक्ट्रिक है। ओके, अच्छा हाँ, यहां एक और चीज ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। फॉर अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। ओके, तो यहां पर पूरे वॉल्यूम में छोटा छोटा डाइपोल क्रिएट हुआ। ओके, और वो डाइपोल का रिजल्टेंट हुआ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में स्मॉल वेक्टर P। तो पूरे वॉल्यूम में, तो पूरा वॉल्यूम क्या था डियर फ्रेंड्स? A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक टाइम्स थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। AD में आपका डाइपोल मोमेंट कितना जनरेट हुआ? P। ओके, तो यूनिट वॉल्यूम में 1 में कितना जनरेट होगा? तो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय AD। ओके, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर। इसी को हम लोग कैपिटल P कहते हैं यूनिट वॉल्यूम में। गॉट इट? बात समझ में आया? अब P बराबर क्या होगा? तो P बराबर, अच्छा डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो रहा है, इसका क्या मतलब है डियर फ्रेंड्स? डाइपोल मोमेंट है तो इस डाइपोल मोमेंट होगा, यानी कहीं पे तो डाइपोल होगा, मतलब सिस्टम ऑफ टू चार्जेस होंगे, है ना।
सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। तो यस, ये एक फेस है और एक फेस इस डायरेक्शन में है ना। इन दो फेसों में जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है उसका ये डायरेक्शन है, मतलब इस साइड आपका नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ होगा और इस साइड प्लस क्यू चार्ज प्रोड्यूस हुआ, तब तो ये डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ। इंड्यूस डाइपोल मोमेंट का मतलब डाइलेक्ट्रिक के एक फेस में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और एक फेस में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। ओके, ये होता है पोलराइज हो जाना, डाइलेक्ट्रिक का पोलराइज हो जाना, है ना। तो ये पोलराइजेशन या इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर वही मेजर करता है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ, है ना। तो यहां पर जो चार्ज है उसको हम लोग माइनस क्यू मान लेते हैं और इधर जो चार्ज है उसको प्लस क्यू, और दोनों के बीच का डिस्टेंस तो थिकनेस डी है। तो P के जगह हो जाएगा डियर फ्रेंड्स Q इंटू डी, है ना। क्यू आई बोले तो Q इंड्यूस, ओके, D दोनों के बीच का सेपरेशन ओवर AD, AD ये बोले तो वॉल्यूम, है ना। डी गॉट कैंसल आउट, चार्ज इंड्यूस पर यूनिट एरिया, यानी डाइलेक्ट्रिक का जो फेस है डियर फ्रेंड्स, डाइलेक्ट्रिक के फेस के, है ना, यूनिट एरिया में कितना चार्ज इंड्यूस हुआ उसको कौन मेजर करता है? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर मेजर करता है। डियर फ्रेंड्स, अब यहां पर आ गया इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर P इक्वल्स टू चार्ज इंड्यूस पर यूनिट एरिया। तो चार्ज तो यहां एरिया में इंड्यूस हो रहा है, तो इसको एक और टर्म भी हम लोग कहते हैं, शायद आपको मालूम हो कि इसको हम लोग सिग्मा इंड्यूस, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक के सरफेस में इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर के बराबर होता है। अब इसका SI यूनिट क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर इज नथिंग बट सिग्मा इंड्यूस। सिग्मा का क्या होता है? कूलम मीटर स्क्वायर। तो P का भी यूनिट कूलम मीटर स्क्वायर होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो कूलम का हो जाएगा AT, मीटर स्क्वायर का L स्क्वायर, है ना, समझे, यानी m0 L स्क्वायर T1 A इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर का डायमेंशन हो जाएगा। तो इतना ही हम लोगों को सीखना था कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर क्या है ना। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर क्या है? आप कहिए कि कितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ यूनिट वॉल्यूम में, एक में, ओके, या फिर कहे डाइलेक्ट्रिक के सरफेस में कितना चार्ज इंड्यूस हुआ, यूनिट एरिया में कितना चार्ज इंड्यूस हुआ। ये दोनों इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर ही कहलाएंगे। अच्छा, एक चीज हम बोले थे कि यहां पर एक टर्म मेरा छूट गया, उसको आप लोग समझ के लिख लीजिएगा, है ना। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते हैं तो क्या होगा? क्या इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर कांस्टेंट रहेगा? तो नहीं डियर फ्रेंड्स, हम जैसा कि पहले भी डिस्कस कर चुके कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो जो डाइपोल मोमेंट है, अब ये कहेंगे, पीछे हम डिस्कस कर चुके, डाइपोल मोमेंट भी इंक्रीज करेगा। डाइपोल मोमेंट इंक्रीज करेगा, जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स है उसके डाइपोल मोमेंट इंक्रीज करेंगे, तो ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है वो भी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, और इस सिचुएशन में प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, तो P इक्वल्स टू E टाइम्स वेक्टर E, where Chi is constant of proportionality called electrical susceptibility. तो ये Chi इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? पोलराइजिंग वेक्टर पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। कितना ससेप्टिबल है? ससेप्टिबल का बोले तो सेंसिटिव है ना। मटेरियल कितना सेंसिटिव है, तो आपको यहां पर लिखना होगा इलेक्ट्रिक पोलर, वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू वेक्टर E, ओके। देयरफॉर P इक्वल्स टू CE E, है ना। यहां ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, ये इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर है, और ये Chi है, CHI Chi, ओके। तो वहां के बाद सीधा सीधी लिखेंगे where Chi is constant of proportionality called electrical susceptibility of dielectric,
एंड ची इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर पर यूनिट, ये है ना। और ये किस चीज को मेजर करता है? डाइलेक्ट्रिक कितना सेंसिटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के, है ना। मतलब आप सेंसिटिव है, जैसे आप मौसम, जैसे तुरंत मौसम चेंज हुआ, आपको सर्दी हो गया, मौसम तुरंत चेंज होने पे आपको सर्दी हो गया, इसको क्या कहेंगे कि आप मौसम के प्रति ज्यादा सेंसिटिव है। ओके, जो ची है वो उसी चीज को मेजर करता है कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रति कितना सेंसिटिव है। अगर उसमें तुरंत चार्ज प्रोड्यूस हो गया, ऑपोजिट फेस वो तुरंत पोलराइज हो गया, अगर डाइलेक्ट्रिक तुरंत पोलराइज हो गया तो हम कहेंगे कि डाइलेक्ट्रिक ज्यादा सेंसिटिव, उसका जो ची है वो ज्यादा होगा, और डाइलेक्ट्रिक कम सेंसिटिव होगा तो हम कहेंगे उसका शी कम है। ओके, तो ज्यादा शी का मतलब वो जल्दी पोलराइज होगा, कम शी का मतलब वो कम पोलराइज होगा। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या है? अब हम बतला रहे हैं कि ये अगर पोलर डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल है तो उसमें हल्का सा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तो वो इस डायरेक्शन में गया, और ये मतलब वो फिर इस तरह का हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर क्या हो गया? ये हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर हॉरिजॉन्टल हो गया। जब हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो इस पर कोई टॉर्क काम नहीं करता, फिर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना नहीं छोड़े। ओके, एक केस। दूसरा केस, ये अगर नॉन पोलर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो ये हो गया, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? थोड़ा सा और बढ़ेगा। अब इन दोनों केस में देख रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट जनरेट कर दिया, हम कहेंगे कि वो पोलराइज हो गया। कौन? डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो गया मतलब उसके अपोजिट फेस में क्या हो गया डियर फ्रेंड्स? इलेक्ट्रिक के अपोजिट फेस में चार्ज डेवलप हो गया। अब यहां पर सवाल उठता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाना जारी रखा जाए डियर फ्रेंड्स तो क्या होगा? तो देखिएगा कि अब यहां पर जो है ये माइनस और प्लस के बीच का डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना। ये माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ाए तो ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ाए तो ऐसा। एक सिचुएशन ऐसा आएगा जब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मॉलिक्यूल्स को छोड़ के अलग हो जाएगा। ओके, इसका मतलब क्या हो गया? डाइलेक्ट्रिक का जो इंसुलेशन है वो ब्रेक कर गया, है ना। और फिर क्या होगा? यहां पर ये इलेक्ट्रॉन या ये नेगेटिव चार्ज फ्री हो गया। अब ये फ्री हो गया तो ये कंडक्ट करना शुरू कर देगा इलेक्ट्रिसिटी को, है ना। ठीक, तो इसी को कहा जाता है, इस स्टेज को, डाइलेक्ट्रिक के इसी स्टेज को कहा जाता है इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक इज इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ऑन इट। डाइलेक्ट्रिक को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो पोलराइज हो जाता है। ओके, मतलब उसमें डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया, यानी डाइलेक्ट्रिक के फेस में चार्ज डेवलप हो गया। एज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इंक्रीज्ड, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज की स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड का इंक्रीज होता है, मॉलिक्यूल ऑफ डाइलेक्ट्रिक अंडरगो मोर एंड मोर डिस्टोर्शन, है ना। मॉलिक्यूल में ज्यादा शेप और साइज में चेंज आना शुरू हो जाता है। अ स्टेज कम्स, एक ऐसा स्टेज आता है जब डिस्टोर्शन इज सो मच दैट इलेक्ट्रॉन्स आर डिटैच्ड फ्रॉम, डिस्टोर्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है मॉलिक्यूल्स को छोड़ देते हैं और डाइलेक्ट्रिक कंडक्ट करना शुरू कर देता है, यानी कंडक्टर के जैसा बिहेव करना शुरू कर देता है। ओके, दिस स्टेज इज नोन एज इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। वो स्टेज जहां पर इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल को छोड़ दे वो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहलाता है ना। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड का वो वैल्यू है जहां तक वो इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ता है। इसके बाद और थोड़ा सा इस ई से थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए तो वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। ओके, ई का जो मैक्सिमम वैल्यू है ना डियर फ्रेंड्स, जब तक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए था, है ना, वो मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाया? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाया। उसके बाद उस ई से थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम इंटेंसिटी ही डाइलेक्ट्रिक का स्ट्रेंथ कहलाता है। दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इंटेंसिटी इक्वल्स टू हम लोग पढ़े हैं V/D होता
है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट कैन बी टॉलरेटेड बाय द डाइलेक्ट्रिक, है ना, विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, है ना। जब तक डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक, है ना, ठीक ब्रेकडाउन होने से जस्ट पहले का स्टेज, है ना, में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होता है वही उस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाता है। ई ब्रेकडाउन इक्वल टू वी ब्रेकडाउन बाई डी, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, डी क्या है, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, एंड वी डी मैक्सिमम वोल्टेज विच कैन बी टॉलरेटेड बाय द डाइलेक्ट्रिक, है ना। डाइलेक्ट्रिक जितना मैक्सिमम वोल्टेज को टॉलरेट बर्दाश्त कर सकता है विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, बिना इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जो है मॉलिक्यूल को छोड़ दिए, तो ये जो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन है यहां तक इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल को पकड़े रहता है, इससे थोड़ा सा भी चेंज हुआ, थोड़ा सा भी और ज्यादा इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। ओके, एसआई यूनिट तो वही चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर, while in practice it is expressed in kilovolt per millimeter. Okay, for vacuum the value of dielectric strength is infinite, है ना, वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इनफाइनाइट होता है, whereas for air it is 0.8 kilovolt per millimeter. Its unit and dimensional formula is the same as that of electric field intensity.